साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका नकीब से आखिरी बार राब्ता कब हुआ था और फिर आपको इत्तला कब मिली नकीब के कत्ल की? हमारे इलाके में हालात ख़राब होने के बाद अब मवासलाती निज़ाम नहीं है, इसलिए मेरा किसी से राब्ता नहीं था। लेकिन 14 तारीख को मैंने खुद से राब्ता किया। उन्होंने मुझे 17 तारीख को बताया कि आपका बेटा कत्ल हो गया है। 17 तारीख मैंने फिर जनाजा यहाँ लाने को कहा तो वो लोग जनाजा यहाँ ले आए। पुलिस जैसे तंगवल का नकीब, क्या आपको कभी नकीब ने बताया कि उसे पुलिस तंग करती है? कभी किसी ऐसी बात का जिक्र किया उसने? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि नकीब पाकिस्तानी था, अमन पसंद था। जुनूबी शुमाली वजीरिस्तान में नकीब की सबसे दोस्ती थी। नकीब दहशतगर्द नहीं था, इसलिए बगैर किसी डर खौफ के आज़ाद घूमता था। पंजाब भी गया था, कराची भी आया, लेकिन कभी नहीं बताया कि किसी ने तंग किया। नकीब का तो वतन कार्ड भी बना हुआ था। बिल्कुल, वतन कार्ड भी था, शिनाख्ती कार्ड भी था। अपने इलाके में फौजियों से हाथ भी मिलाता था और उनसे दोस्ती भी थी। नकीब के 2 बेटे भी हैं और सुना है उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे, खासतौर पर बेटे, पाक फौज में जाएं। नकीब के 2 बेटे हैं, बहुत प्यारे। एक दिन मैंने देखा कि इसने अपने बेटे के फौजी तरह के बाल बनाए हुए थे। मैंने बहू से पूछा कि ये कैसे बाल कटवाए, तो नकीब ने कहा मैं अपने बेटे को फौज में कैप्टन बनाऊंगा, जनरल भी बनाऊंगा। नकीब ने तो बहुत ख्वाब देखे, सारे अधूरे रह गए। खान साहब, पख्तून तो बहुत रिवायात पसंद होते हैं। क्या आपको नकीब के स्टाइल, उसकी मॉडलिंग और जिंदगी गुजारने के तरीके पर कभी एतराज तो नहीं हुआ? नकीब बिल्कुल अलग लड़का था। मैंने तो कई बार कहा कि ये फैशन क्यों करते हो, लेकिन नकीब ने मुझे बताया कि मैं मॉडलिंग से अमन का पैगाम देना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी को अपने तरीके से जिंदगी गुजारने का हक है। नकीब कहता था कि मैं अपने स्टाइल से तालीम और अमन को फरोग दूंगा। अब जो ये वाकया हो गया है और एसएसपी मुलजिम राव अनवार अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, आपका क्या मुतालबा है और किससे मुतालबा है अपने इंसाफ के लिए? मैं सबसे पहले तो चारों सूबों की आवाम, हर मर्द और हर औरत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना शुक्रिया कि जमीन से आसमान तक भी जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे के इंसाफ के लिए आवाज आप सबकी वजह से उठी है। और फिर मैं मुतालबा करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस से, वजीर आजम से, मीडिया और चारों सूबों की आवाम से कि मुझे इंसाफ दें। मैं बेगुनाह हूँ और मेरा बेटा भी बेगुनाह था, मुझे इंसाफ दो। ये पाकिस्तान दे चालूर सूबे दे आवाम ना ज़्यादा मुतालबा के मुतदा इंसाफ मिला। हम बात करेंगे नकीब के साथ 2 और लड़कों को भी उठाया था, लेकिन बाद में उन्हें 3 दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन नकीब को नहीं छोड़ा। हम उनसे बात करते हैं। हजरत अली हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। हजरत अली, आपसे मैं शुरू करूंगी, क्या हुआ था, किस तरह आप लोगों को उठाया, क्या वाकया हुआ था? जी, ये नकीब जो है ना, ये मेरा एफबी फ्रेंड था। ये एफबी फ्रेंड था, इसी से तकरीबन 1.5 साल से इसको मैं जानता था एफबी पे। और
इससे जो है ना फंक्शन वगैरह में फिर मुलाकात भी हुई फेसबुक पे आपकी है। जी जी, फेसबुक पे दोस्त था और फंक्शन वगैरह में मुलाकात भी हुई, इससे जो है ना मेरा क्लोज़ फ्रेंड बना। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे, हम लोग मंगोपीर में रहते, जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे तो इसके साथ यानी छाई माई वो जो है ना मुलाकात कर लेते हैं। इससे पहले भी हुई है। तो इस दिन हम लोग कपड़े लेने आए थे लासेफ में, हम लोग कपड़े यहाँ से लेते। तो इस दिन इसने मुझे मैसेज किया मैसेंजर पे, बोल रहा है हम आपको बहुत मिस करते, मिलने आ जाओ। हमने बोला कपड़े के लिए नहीं हम आ रहे, तो असर के बाद जो है ना हम आपसे मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आए, जैसे आए हमने नकीब को मैसेज किया कि कहाँ पे हो, तो उसने कहा कि ये अलीटोन प्लाजा के साथ आ जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम आए, नकीब के साथ मिला, सिर्फ मिला जुला और बात तक उसने कहा आ जाओ होटल पे बैठते हैं चाय ये पी। अलासिफ का जो बाहर होता हाँ है, जी वहाँ जी पर। जी जी। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए तीनों, मैं था और मेरे साथ ये दोस्त थे कासिम, ये भी था और नकीब भी था। तो कितने लोग थे आप? 3 लोग थे। 3 लोग थे, जी जी, कासिम, आप और नकीब। तो हम लोग वहाँ पे बैठे और वेटर आया, उसने कहा जी, और नकीब ने उसको ऑर्डर दिया कि 3 चाय ले आओ, 4-5 केक ले आओ। तो इतने में 5-6 बंदे आ गए, सेवा लिबास में थे, कुछ पेंट शर्ट में थे, कुछ कपड़े में थे। तो सीधा हमारे पास आ गए, उसने कहा उठो, तो हम लोग उठ गए। न कुछ नाम पूछा, कुछ भी नहीं पूछा उसने, बस सिर्फ नकीब ने बोला कि मसला क्या है। उसने बोला बस गाड़ी में बैठो। फिर मैंने नकीब को बोला कि जी जो है ना हम पे शक हुआ है और अपना इंक्वायरी करने थे इससे। तो उसने कहा ठीक है। हम गाड़ी में बैठ गए, पहले हमें चौकी ले गए, सचल चौकी। तो वहाँ पे पहले हमें एक कमरे में बिठाया, हम जैसे बैठने वाले थे तो हम दोनों को अलग किया। उसने कहा कि आप बाहर जाओ। हम लोग बाहर गए और नकीब को अलग किया, हमें लॉकअप में डाला। तो तकरीबन 40-50 घंटा ऐसा टाइम जो है ना हम ये चौकी में थे। 40 से 50 घंटे आपको? नहीं, मिनट्स अच्छा। चौकी में थे, यानी 1 घंटा चौकी में थे हम लोग। तो उसके बाद हमारे आंखों पे जो है ना पटिया लगाया और हम दोनों के, उसने कहा कि हम आपको अब जन्नत में भेजेंगे। और अभी कुछ बताया नहीं था? कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ पूछा आप लोग कहाँ इस यहाँ पे किस लिए। हमने बोला कि ये हमारा दोस्त है एवी का, इसे मिलने आए थे। उसने कहा क्या मशवरा कर रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे। हमने बोला कुछ नहीं कर रहे हम लोग। और उसने कहा क्या करते हो। हमने बोला अभी मैंने मैट्रिक क्लियर किया, अभी पुलिस में मुझे अप्लाई देना है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, नकीब के बारे में क्या जानते हो। मैंने बोला बस उसके बायोडाटा के बारे में तो नहीं जानता, बैकग्राउंड के बारे में बस, वो मेरा भी फ्रेंड है, मेरा मैसेंजर भी है, उसके सारे मैसेज भी पड़े हुए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर तकरीबन घंटे बाद हमारे आंखों पे पट्टी लगाया हम दोनों का, तो हमें गाड़ी में बिठाया। तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि नकीब हमारे साथ गाड़ी में है। तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र किया हम लोगों ने गाड़ी में। तो फिर एक नामालूम जगह पे जो है ना आपको ले गए। तो वहाँ पे जैसे हमारी पाँव में जो है ना वो लगाया, हथकड़ी जैसे जिसे वो लगाया, और हाथ भी पीछे से बांध देते, आँख भी बांधे। तो उसने कहा कि हाथ खोलो, कमरे में बिठाया हमें, और जैसे भी ऑफिसर लोग आएंगे ना तो आप लोग अपने आँखें बंद कर लेना। ठीक है। तो हमने जैसे आँख की पट्टी ऊपर की तो नकीब भी हमारे साथ मौजूद था। अच्छा, आपको पता नहीं पता नहीं था, गाड़ी, हाँ, हाँ गाड़ी में पता नहीं था। और नकीब ने कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग भी साथ में हो। तो हमें वहाँ बिठाया। फिर तकरीबन ईशा के टाइम एक बंदा आया, सेवा लिबास में था, और हमारे आंखों पे पट्टी थी। उसने कहा कि कहाँ के रहने वाले हो। हमने बोला मंगोपीर के। किस लिए आए हो ये सब। वो फिर भी उसी ने पूछा अच्छा पीछे कहाँ के रहने वाले हो। हमने बोला वज़ीरिस्तान के। बोल रहे तीनों मसूद हो। हमने कहा जी। तो फिर जो है ना गेट बंद कर दिया उसने। फिर ये रात भी गुजरी। फिर आपने नकीब से उस वक्त बात की, कुछ नकीब को पता था क्या हो रहा है? तो नकीब को उसने हमसे पूछा कि आप लोगों ने कुछ तो किया नहीं है या अच्छा, उसको भी ये पता उसको नहीं भी था? पता नहीं था। एक दूसरे से पूछ रहे हो? जी जी, हमें भी ये शक था कि शायद इन लोगों का हम पे शक हुआ है, हम दोनों पे, क्योंकि हम यहाँ पे नया है, वो तो यहाँ का रिहायशी था। तो जब मैंने नकीब को बोला कि आपने तो कुछ नहीं किया होगा। उसने बोला नहीं यार, ये मोबाइल तो 1 घंटे पहले भी मैंने देखा था, यहाँ पे घूम रहे थे ये लोग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोगों का हम पे शक हुआ है, ये अपना इंक्वायरी कर ले, परेशानी हो। एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। तो ये रात भी गुजरी। तो सुबह खाना माना सब कुछ दिया उन लोगों ने। सुबह ईशा की नमाज़ अज़ान के साथ उसने नकीब को बाहर बुला दिया। तो बाहर बुला दिया, उसके वो पाँव से वो भी निकाला, हाथ पीछे की तरफ बांध दे, आंखों पे पट्टी था। तो उसकी थोड़ा चीखे की आवाज़ आई। हम समझे कि उसको, हमें पता लगा, जी जी, हमें पता लगा कि इसको रिमांड दे रहे हैं। तो उसको तकरीबन 1 घंटा कितना रिमांड दिया। फिर उसके बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया और हमें जो है ना उठाया वहाँ से। जब हमें उठाया तो फिर मेरे
पाँव भी खोले और हाथ पीछे की तरफ बांधा और आंखों पे डबल पट्टी लगाया। फिर ऐसे टेबल था उस पर लिटाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बांधा। अभी भी ये ज़ख़म है रस्सी का। तो आंखों पे पट्टी था और क्या नाम है, मुंह में वो कपड़ा लगाया और नाक में आंखों में नसवारा डाला और यहाँ से पानी डाल रहे थे पेप से, वो सीधा यहाँ मैदे में जा रहे थे। और अभी कुछ आप लोग को बताया नहीं था? कुछ नहीं बताया था, बस सिर्फ ये कह रहे थे कि आपने खामखा कुछ किया होगा। मंगोई पीर में रहते, हमने बोला सर जी आप लोग इंक्वायरी करो दुकान में, जिससे भी पूछना है पूछ ले, पर हमने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा कि बस हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो फिर तकरीबन उसने एक बाल्टी पानी जो है ना मेरे नाक से लेकर यहाँ से मैदे था, उसमें नसवार था। फिर हम उल्टी कर रहे थे, फिर जैसे हम नाक आउट होने वाले थे फिर ऊपर से पानी डाला। फिर आखिरकार हम बहुत मजबूर हुए। फिर हमने कहा कि सर जी अगर आप लोग हमारी लाइफ ख़राब करना चाहते हो तो ये मंगोई पीर का पूरा कब्रिस्तान मैंने बना दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं हम लोग और ज़्यादती कर रहे हैं, फिर तो मैंने मान लिया वो कब्रिस्तान मैंने बनाया। तो उसने कहा नहीं जो किया है वो बताओ। तो मैंने कहा सर जी आप लोग हम सुचार आप इंक्वायरी कर लो, हम यही मंगोई पीर में रहते हैं, बच्चे से पूछ लो। फिर हमें रिमांड में जो है ना वहाँ बयान लिख दिया उन लोगों ने। फिर हमें उठाया और इधर पैर पे भी मार रहे थे और पैर का मुझे पता नहीं चल रहा था कि पैर पे कोई मार रहा है। तो फिर जो है ना बयान लिखा, फिर इसको निकाला इसको भी रिमांड दिया, हमें अलग अलग बिठाया था। फिर बयान लिख दिया, उसके बाद फिर एक जगह अंदर कमरे में बिठाया और पाँव में जो है ना वो कड़िया वगैरह लगाया और हमें अंदर बिठा लिया। और फिर ये रात भी गुजरी, सुबह तकरीबन 12:30 कितने बजे होंगे, फिर दोबारा आ गए वो लोग और नकीब को उठाया, बोला नहीं बाहर आ जाओ। नकीब को फिर रिमांड दिया। तो नकीब को जैसे रिमांड दिया उसने कहा क्या भी आ जाओ। मैं खाना खा रहा था तो उसने कहा खाना खा रहे हो, मैंने बोला जी। तो उसने कहा बस खाना खा ले। और नकीब अंदर हमारे साथ बैठे। मैंने बोला क्या हुआ नकीब? उसने बोला यार पता नहीं यार क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि तुमने ऐसा किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। नकीब से क्या कह रहे थे, उसने क्या किया है? वो कह रहा है कि तुम ये उधर गांव में क्या करते थे, उसके वो क्या नाम है कीमुला के गनमैन थे। अच्छा हाँ। तो उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस अल्लाह सब्र दे हमें, अल्लाह हमारे साथ है, हम में गुनाह है। तो उसने कहा कि तो सुबह फिर जो उसको हमारे पास वापस ले आए तो हम लोगों ने खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ ली और हम लोग थोड़ा सो गए। तकरीबन 1 घंटा बाद फिर आधे घंटे बाद फिर आ गए। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर उसने हमारे अंके तो बंद थे, उसने बोला उठो। मैं उठ गया, मैंने बोला अब साजा की बारी तो मेरी है। तो उसने कहा नहीं आप बैठ जाओ, नकीब को बाहर बुलाया। उसके बाद नकीब को हमने नहीं देखा 2 दिन, 2 रात हमारे साथ था। उसके बाद उसको नहीं देखा और हम लोग तो समझे कि नकीब को शायद उसने छोड़ दिया। और जो है ना शक हमारे ऊपर है, नकीब तो वहाँ के रहायशी है। तो नकीब तो तीसरे दिन जो है ना हमें फिर खाना वाना सब कुछ दे रहा था सही, और कंबल वगैरह भी दिया। फिर मारना बंद कर दिया? हाँ मारना तो बंद कर दिया। यानी हमें पता चला कि हम बेगुनाह है और यानी ऐसा सलूक वैसा नहीं कर रहे थे जैसे पहले थे। तो सुबह हुई और असर और मगरिब के बीच के टाइम था और पुलिस मोबाइल में हमें बिठा दिया, आंखें पीर से पट्टी लगाया और हाथ भी बंधे हुए थे। और यहाँ पे चौकी पे ले आया और चौकी पे 10:30 बजे जो है ना मेरी आ किया। जब हम घर पहुँचे तो सब कह रहे थे कि नकीब कहाँ है, क्योंकि घर वाले को तो पता था, यहाँ पे एफबी का फ्रेंड है उसको सबको पता था कि इन तीनों को उठा लिया है। तो हमने कहा कि उसने कहा कि नकीब को नहीं छोड़ा है। फिर उन लोगों का आपको उस वक्त तक लग रहा था कि नकीब को पहले छोड़ दिया? हाँ हमें तो लग रहा था कि उसको पहले छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर 13 तारीख को उसकी एक तस्वीर थी जो यानी शक के ऊपर थी। हमारा तो शक हुआ था, फिर यानी कंफर्म नहीं था कि वो नकीब है। तो उसके बाद 17 तारीख को लाइव वीडियो चल रहा था एफबी पे, फिर हमने देखा कि यहाँ ये ओईदी में पड़ा है, तब हमें पता चला। आपको पता जी। कासिम आप भी इस पूरी कहानी तो बताइए। नकीब से आप जितने अरसे मिले वो कैसा था नकीब, और कभी भी आप लोगों को लगा कि वो खुश रहने के अलावा या जिस तरह की उसकी लाइफ थी फेसबुक पे उसके अलावा वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है? जी मैडम, नकीब के साथ मेरा ये दूसरी बार की मुलाकात हो रहा था। एक बार हम दोनों गया था फंक्शन में, वो हमारे साथ मिला था। उसी बार मैंने देखा बहुत खूबसूरत आदमी था, बड़े बाल था उसका, बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि स्टाइलिश लड़का था। जब हमारे साथ मिला उसने हमारे साथ ऐसा सलूक किया कि था कि हमारा भाई ऐसा भी नहीं कर सकता है जैसा नकीब ने हमारे साथ
ख्याल रखता था। जी हाँ। पठान वैसे भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। जी मैडम, फिर उसके बाद यानी कि एक हफ़्ता 2 हफ़्ता गुजर गया, फिर हम आला से आ रहे थे, मैं और हज़रत अली कपड़े लेने के लिए आए थे। फिर नकीब ने मैसेज किया हज़रत अली को कि आप कहाँ थे, आप कहाँ हैं। हज़रत अली ने जवाब दिया कि हम अलासिफ में आ रहा हूँ कपड़े लेने के लिए। फिर नकीब ने बोला जब अलासिफ आप लोग पहुँच जाएगा मेरे को मैसेज करो, फिर आ जाओ मुलाकात करेगा। मैं भी हज़रत अली के साथ हूँ। जब हम अलासिफ आया था और मिला, नकीबी बार आया, ये शेरा का होटल है, इसके अंदर हम बैठ गया। जब बैठ गया तो उसने चाय का भी बोला था कि 3 चाय लेके आओ, 4-5 केक का भी बोला था कि केक भी साथ में लेके आओ। उसने ऑर्डर फिर दिया, 1 मिनट भी बीच में नहीं हुआ कि सेवल कपड़े में था, पैंट शर्ट में था। अब वो लोग आ गए। हाँ, वो कासिम, लोग इस बीच में आप लोगों ने कोई बात अगर की हो वहाँ पर नकीब से, नकीब को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं मैडम, उसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अपने में हम बातें कर रहे थे, फेसबुक के बारे में बातें कर रहे थे। वो कह रहा था कि आप लोग ने बहुत अच्छा किया कि इधर आया। नहीं, जब आप लोग उधर थे जहाँ पे इन्होंने आप लोग को रखा हुआ था, उस जगह जब आप लोग साथ बैठे रात में, तो आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की कि क्यों पकड़ा हुआ है, क्या हो सकता है? नहीं, हम बहुत प्रेशर में था, क्योंकि एक दूसरे को हमने ये बात पूछ रहा था कि यार ये अभी हमने क्यों इधर लेके आया। बहुत अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, पाँव में वो सारी की तरह बहुत सख्त। जी हाँ, बहुत। वो उसमें भी बंधा था, पैर हाथ भी बंधा था, आंख पे पट्टी भी लगाया। फिर हमने नकीब से पूछा कि यार क्यों हमको इधर लेके आया, और हज़रत अली भी ऐसे पूछ रहा था कि हमको इधर क्यों लेके आया। उसको भी कुछ पता नहीं था। और आपको उसने भी बोला मालूम नहीं है कि क्यों लेके आया। वो शायद शक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है, मालूम करेगा फिर हमको छोड़ देते हैं। जब से आप कराची में ही रहते हो, कब से रह रहे हो आप कराची में? तकरीबन 16 साल से हम रहते हैं। तो आपको क्या कभी इस तरह का हुआ कि और किसी पख्तून लड़के के साथ, मसूद के साथ ऐसा हुआ हो? आप लोग को कोई डर था कि इस तरह हो सकता है कभी भी? नहीं मैडम, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी भी नहीं था। आपके किसी भी जानने वाले के साथ हुआ है कभी इस तरह, या आप लोग को कोई डर हो कि ऐसे महसूदों को उठा लेते हैं? क्योंकि ये बातें भी हैं कि ये कहते थे कि हम महसूद लड़कों को उठाएंगे फिर उनसे पैसे लेके उन्हें वापस छोड़ेंगे। क्या इस तरह ये ठीक बेटा डर तो हर वक्त था। जब भी इलाके में आते थे तो हम लोग जो है ना साइड पे हो जाते थे, क्योंकि वो मसूद के नाम सुन के बस उठाते, फिर जो है ना पैसे वगैरह भी मांगते। इस वजह से, वरना हमारे अंदर कोई भी जुर्म ना था। बस इसी वजह से कि हम बहुत गरीब लोग हैं, तो इसी वजह से कि फिर वो पैसे मांगेंगे, इसी वजह से जो है ना, हाँ, फिर साइड पे जो है ना इससे इधर उधर हो जाते। जब भी पुलिस आते थे तो हम साइड पे हो जाते थे इसी वजह से। वरना रेंजर वाले जब भी आते थे उसको तलाशी भी दे देते, और उसने ना हमें परेशान किया। हाँ, न डर लगा, जब भी आते थे न भागे, न उसके साथ बैठे भी, हाथ भी मिलाया और तलाशी भी दिए, और न कभी डर लगा उससे। ठीक है जी मैडम, अभी हम प्रेशर में, क्योंकि उसने हम जब छोड़ रहा था इधर ये चौकी से, उसने भी हमको ये भी कहा कि अगर ये जिक्र तुम लोग ने किसी को किया, तीसरे आदमी को, तो फिर तुम लोग का खैर नहीं। जितनी पुलिस गर्दी थी अब उसको ख़त्म होना पड़ेगा। ना इन पख्तून लड़कों के साथ कुछ होगा और ना कराची के किसी और लड़के के साथ कुछ होगा। और अब ये सबका चैलेंज है, पूरी कौम का चैलेंज है उस पुलिस को। हमने हर चीज़, पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। तो जो किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, जो इस उम्मीद से यहाँ पर कराची में बैठा है कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी, इस उम्मीद के साथ कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा, सुकून से रहेगा, उसको इस तरह से आप तंग कर रहे हैं। फिर आप चाहते हैं कि लोग इस तरह की चीज़ों में आए, अपना बदला लें, और फिर आप लोगों के पास एक पॉइंट होगा कि देखें ये लोग इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं। जो सुकून से रहना चाहते हैं, आपने खुद उनकी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है। वज़ीरिस्तान से भी नकीब के दोस्त आए, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम नूर है। नूर, नकीब के बारे में कुछ बताओ। हमने इनकी कहानी तो पूरी सुन ली। नकीब से कब आखिरी बार बात हुई थी, क्या बात हुई थी, और कभी उसने कोई ऐसा डर जाहिर किया था कि उसको कोई खदशा है इस तरह? नहीं, जब तकरीबन इस उठाने से पहले तकरीबन 1.5 महीना उसके साथ मेरा फ़ेसबुक पे रब्ता हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि मैं DI खान आ रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या चीज़ ले आऊँ। तो मैंने उसको बोला कि आप बस आ जाएं, ये काफ़ी है। तो उसने कहा कि मैं कपड़े की दुकान बना रहा हूँ आपके लिए, इंशाल्लाह कपड़े भी ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो इस दौरान हमें उठाने से पहले बाद में 5 दिन पता चला कि नकीब को उधर हमारे गांव में के DI खान में मुझे किसी ने बताया कि नकीब को पकड़ा है।
तो हमने इधर उधर राब्ते किए, मालूम नहीं हो रहा था कि किसने पकड़ा है क्या है। तो 12 तारीख को या 13 तारीख को मुकाबला हुआ था शालतीफ़ टाउन में कि राउंडवर के मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। तो वहाँ पे एक तस्वीर आई हुई थी, उससे हमें शक पड़ रहा था कि नकीब को शहीद किया है, क्योंकि उसके जो हाथ के बाल थे उससे हमें ये मालूम हो रहा था, मगर हम पहले उसके कन्फर्म कर रहे थे। 16 तारीख को हमें कंफर्म हो गया कि उसकी लाश चीपा सेंटर में पड़ा है। फेसबुक पे किसी ने हमें कमेंट्स किया कि उसके अगर कोई रिश्तेदार है तो हमारे साथ रब्ता करे। तो मैंने उसको अपना नंबर दिया, उसने बोला कि फ़ोन पे बात ना करे, मैसेंजर पे। लोगों में बहुत खौफ था, लोग बहुत डर रहे थे। उसके जो अपने दोस्त थे वो भी खौफ में थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस लोगों को इंतहाई तंग कर रही और कह रही थी दहशतगर्द है। तो जब उस उधर से चीपा सेंटर में गए, उधर हमारे रिश्तेदार थे और भी कराची के लोग थे, वहाँ पे गए तो हमें 16 तारीख को ये पता चला कि नकीब की लाश चीपा सेंटर में पड़ा है। तो इससे पहले आप लोग को कोई इस तरह की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ना, थी तो नकीब ने भी कभी जिक्र नहीं किया कि उसे किसी चीज़ का डर है। कोई डर उसने जिक्र नहीं किया कि कोई डर है, क्योंकि वहाँ पे इलाके में भी वो रहता था। 10 साल से हमारे इलाके साउथ वज़ीरिस्तान में जब ऑपरेशन राय निजात शुरू हुआ तो हमारे जो मसूद कबाइल थे वो अपने इलाके से बाहर चले गए, मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थे। तो इसकी जो फैमिली थी वो रज़मक में ये 8, 9, 10 साल से रह रहे थे, क्योंकि इसकी जो वालिद और फैमिली इतनी गरीब है कि उसके पास सेटल एरिया में किराए के मकान के पैसे भी नहीं थे। तो नकीब यहाँ पे कराची में 2008 में आया था, इधर अब चौकी में बिलाल और मक्की मिल में मजदूरी कर रहा था। अभी इसकी जो 2-3 महीने पहले वो यहाँ पे सुराबगोड़ में कपड़े की दुकान बना रहा था। अच्छा। उसमें मसरूफ़ था, लेकिन उसका जो अरमान था वो पूरा करने नहीं दिया। जब राव अनवार से शुरू में बात हुई, उसने कहा ये मजदूरी करने वाला है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि दुकान बनाए, तो ये कहाँ से जमा कर रहा था? देखो, उसके पास तो पहले इतने 60-70 लाख रुपए पैसे नहीं थे। अगर उसके पास इतने पैसे होते तो उसके भाई और दुबई में क्या कर रहे थे? हाँ। मतलब है वो पैसे कमाने के लिए दुबई गुर्बत की वजह से गए। ये तो अभी उसके बातें, उसने जितने भी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आज उसके अपने पेटीबंद भाई ने उसके सारे इल्ज़ामात को झूठे करार दिए। तो हम ये एक मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए और हमने FIR दर्ज किया है और सबसे पहले राव अनवर और उसकी टीम को गिरफ्तार किया जाए और उसकी ऐसी सज़ा दी जाए ताकि दूसरी कोई पुलिस अफसर ऐसा काम ना करे कि किसी आम शहरी को तंग करे और इसी बेदर्दी से शहीद किया जाए। बहुत शुक्रिया नूर। और इन सब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और जो अभी तक इंक्वायरी कमीशन में जितने लोगों से हमारी बात हुई, उस दिन सुल्तान ख्वाजा साहब ने ख़ुद हमारे प्रोग्राम में बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और हमने उनसे जब रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से राव अनवार इंक्वायरी कमीशन से भी भाग रहा है, वहाँ पर भी झूठ बोल रहा है, और ये वो पुलिस अफसरान हैं जिनके लिए अब इस पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। अगर राव अनवार को आज पीपल्स पार्टी का लाडला कहा जाता है तो उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न है कि हमेशा राव अनवार को सेव करने की कोशिश की गई है, और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं और जमातों ने, जब पिछली दफ़ा राव अनवार को निकालने की बात की गई तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मुजाहिरा किया। जब हमेशा MQM कहती थी कि राव अनवार एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मुलव्विस है, उस वक्त भी लोग ये बात नहीं मानते थे। तो अब बहुत हो गया है, इसके बाद ना किसी पख्तून की कुर्बानी दी जा सकती और ना किसी और कराची के नौजवान की कुर्बानी दी जा सकती। अब इस मामले को ख़त्म करें और खुदा का वास्ता है उन मासूम बच्चों को देखें जो अब अपने बाप से महरूम हो गए हैं। ये लड़के जो मेहनत मजदूरी करने के लिए, पहले इनके इलाकों में दहशतगर्द, वो भी आपकी पॉलिसीज़ का नतीजा। जब ये वहाँ से आए अमन की तलाश के लिए, पहले अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हों, जब ऐसे इलाकों में अपनी अमन की तलाश के लिए आए तो आप यहाँ पर भी उनको तंग करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो आपके बारे में बुरा सोचें। तो सिंध हुकूमत में अगर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो खड़े हों, इन लड़कों को इंसाफ दें एंड मेक श्योर करें कि यहाँ पख्तूनों का, महसूदों का हर लड़का जो पुरअमन है वो इस खौफ में ज़िंदगी ना गुजारे जिसमें ये 2 लड़के अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम पर प्रेशर और हमें ये बोलकर बाहर भेजा गया था कि इस पर बारे में बात ना करें। इनसे तो हम राब्ते में रहेंगे, पूरा मीडिया राब्ते में रहेगा, लेकिन वो तमाम लोग जो अब भी खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, उनको इंसाफ दिलाना, उनका ये खौफ ख़त्म करना अब रियासत की जिम्मेदारी है। जितने लोगों के बच्चे हैं वो ये बात याद रखें कि अगर आज इन पर जुल्म बंद नहीं होगा तो ये बात कल आपके घर तक पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी अगर आपने इन पर जुल्म होना बंद नहीं किया। हम नकीब के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक एक एक शख्स, एक एक पुलिस वाला जो इनके उठाने में, इनको वहाँ ले जाने में और राव अनवार की इस भयानक खौफनाक टीम में है, उस एक एक बंदे को सजा ना हो जाए। हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे।